हेलो फ्रेंड, आई एम महेंद्र मिश्रा, कैप्टन डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। मित्रों, लास्ट लेक्चरों में हम लोग आवेशों के गुण और पदार्थों को आवेशित करने की विधियां और क्वांटीकरण थ्योरी पर न्यूमेरिकल की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग कूलॉम्ब के नियम की चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर दो आवेश हम एक दूसरे के पास ले आते हैं तो उनके बीच या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहा जाता है। याद रखिएगा, वैद्युत बल की जो प्रकृति होती है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है। जबकि हम लोग लास्ट में पहले पढ़े थे कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति केवल आकर्षण की होती है। तो याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन तो यही बना कि जो वैद्युत बल है उसकी प्रकृति क्या होती है, तो उसकी दोहरी प्रकृति होती है, आकर्षण का और प्रतिकर्षण बोथ। अब कूलॉम्ब का नियम हम लोग देखते हैं। कूलॉम्ब ने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, याद रखिएगा, दोनों आवेश स्थिर हों और बिंदु आवेश हों। बिंदु आवेश का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है जिस पे बहुत से आवेश वितरित हैं और वे सारे के सारे आवेश किसी एक बिंदु पर केंद्रित होने चाहिए, तब हम उसे कहेंगे बिंदु आवेश। तो कूलॉम्ब का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है। हम मानते हैं कि ये हमारे पास दो बिंदु आवेश है, ये आपका है Q1 और ये आपका है Q2। दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। अब इन दोनों के बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है जिसका मान F दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, Q1 और Q2 ये आवेश नहीं बल्कि आवेशों का परिमाण हुआ करता है। तो क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोग चर्चा करते हैं कि जो लगने वाला बल है वो पहले आवेश और दूसरे आवेश के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि गलत होता है। याद रखिए, बल का मान पहले आवेश और दूसरे आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दोनों को संयुक्त रूप से लिखें, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर या F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो K है, K को कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल नियतांक। स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहा जाता है, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं और K को कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक होता है। अब हम अगर K की वैल्यू यहां रख देते हैं तो हमें मिलेगा फार्मूला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये कूलॉम्ब के नियम का दूसरा रूप है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान, कई बार अतिरिक्त एग्जामों में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं स्मॉल K के बारे में अलग से। तो K को हमने बताया कि स्थिर वैद्युत बल नियतांक होता है। इसका गणितीय मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब K का मात्रक और बीमी सूत्र की चर्चा करते हैं। जब हम लोग K के मात्रक की चर्चा करेंगे तो यहां से K का मात्रक निकाल सकते हैं कि K इक्वल टू होता है Fr स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर अपान आवेश का मात्रक होता है कूलॉम्ब। तो यहां पे हो गया कूलॉम्ब का स्क्वायर। तो K का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम्ब स्क्वायर। अगर हमें बीमी सूत्र की चर्चा करनी है तो न्यूटन माने बल का बीमी सूत्र होता है mL T-2, मीटर लंबाई का बीमी सूत्र
L स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम का ऐट होता है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा m L के पावर 3 t के पावर -4 a के पावर -2। ये हमारा बीमी सूत्र हो गया। तो k पे यहाँ पे 4 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि k का बीमी सूत्र क्या होता है, k का मात्रक क्या होता है, k का आंकिक मान क्या होता है। अब आंकिक मान की चर्चा करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि y के लिए याद रखिएगा जो निर्वात की विद्युतशीलता है इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 पावर -12 और इसका जो मात्रक है वो k के मात्रक का उल्टा होता है, अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मान ये 4 का मान आप जानते हैं, पाई का मान 3.14। अब k बचा। अगर ये दोनों आवेश y में स्थित हैं, निर्वात में स्थित हैं, तो दोनों के लिए k का मान 1 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, y के लिए या निर्वात के लिए k का मान क्या होता है, कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर यही हम चालक माध्यम की बात करते हैं, कोई दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम हो वो पूर्णतः चालक हो, तब k का मान इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। और शेष अन्य किसी भी माध्यम के लिए याद रखिए y और निर्वात के लिए 1 होता है, चालकों के लिए अनंत होता है और शेष अन्य किसी भी माध्यम के लिए इसका मान 1 से हमेशा ज्यादा होता है। अब अगर दोनों आवेश y में स्थित हो तो हमारे पास फार्मूला बनता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अब कूलाम के नियम का ये रूप मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने k बराबर 1 दिखा दिया। किसके लिए? वायु के लिए। इतना क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं कि सारी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, पाई का मान रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान रखते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये कंप्लीट आपके कूलाम का नियम हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं कूलाम के नियम की सीमाओं के बारे में। तो याद रखिएगा दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या कूलाम का नियम करता है, चाहे वो दोनों आवेश अति सूक्ष्म दूरी पर हो या अनंत दूरी पर रखे हों। लेकिन दो ऐसी स्थितियां आती हैं जब कूलाम का नियम फेल हो जाता है। पहली स्थितियां हैं कि अगर दो आवेश गतिमान हो जाए, आवेश स्थिर ना हो बल्कि आवेश क्या हो जाए, गतिमान हो जाए। तो पहला है सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं में पहला है कि कूलाम का नियम स्थिर आवेशों की व्याख्या, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या करता है। अगर आवेश गतिमान हो जाते हैं तो उनके बीच लगने वाले बल की व्याख्या नहीं करता। दूसरा इसका पॉइंट है कि अगर दो आवेश के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर 10 पावर -15 मीटर से कम दूरी पर है, तब उनके बीच लगने वाले बल की व्याख्या कूलाम के नियम के आधार पर नहीं की जा सकती। अर्थात वे सारे आवेश जो नाभिक के भीतर होते हैं, क्योंकि नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो जितने भी आवेशित कण 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर होते हैं, अर्थात नाभिक के भीतर स्थित होते हैं, उनके बीच लगने वाले बल की व्याख्या कूलाम के आधार पर नहीं की जा सकती है। क्लियर? तो उस केस में हम लोग नाभिकीय बल का एक अतिरिक्त अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। उस समय अब हम लोग ये कूलाम बल या वैद्युत बल की चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो दो कंडीशन ऐसी थी जहां पर हम लोग कूलाम के नियम को फेलियर मानते हैं, छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि कूलाम के नियम का वेक्टर निरूपण। वेक्टर निरूपण वेक्टर निरूपण क्या होता है? हम मानते हैं कि ये हमारे पास एक आवेश है, ये हमारे पास दूसरा आवेश है, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो R है। तो क्या होता है कि इन दोनों आवेशों के बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है। कूलाम ने कहा था कि यह लगने वाला बल F = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर।
अब हम इसे वेक्टर के रूप में, सदिश के रूप में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो बल तो सदिश राशि है ये, इसलिए हम लोग इसके ऊपर एक एरो का चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन अब इस तरफ सारी की सारी राशि अदिश है, इसलिए इस अदिश राशि को सदिश बनाने के लिए हम लोग एकांक वेक्टर से गुणा करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक एकांक वेक्टर से गुणा कर देते हैं। तो एक तो ये सामान्य फार्मूला यहीं से आपका बन गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगर हम लोग जानते हैं बट जो यूनिट वेक्टर होता है, एकांक वेक्टर होता है, उसकी वैल्यू होती है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। अब ये वैल्यू हम अगर यहां रख दें तो हमें मिल जाएगा F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। ये हो गया इनका वेक्टर निरूपण। क्लियर। अब यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, कई बार ये सीबीएसई बोर्ड जैसे एग्जामों में आ चुका है, अर्थात बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम बल या कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है, अर्थात न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अगर हम लोग देखते हैं तो पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पे लगने वाला बल निकालेंगे, दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल निकालेंगे और दोनों को बराबर देखेंगे, क्या दोनों आवेश दोनों द्वारा लगाए गए बल आपस में बराबर और विपरीत दिशा में हैं। अगर हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हैं, अगर नहीं है तो क्रिया प्रतिक्रिया का पालन नहीं करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, यहां लिखेंगे Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। अब 1, 2 लिख देंगे, पहले पर दूसरे द्वारा। तो ये जो सदिश राशि ये भी हो जाएगी 1, 2, अर्थात पहले आवेश से दूसरे आवेश पर के बीच की दूरी या दूसरे आवेश से पहले आवेश के बीच की दूरी तो R ही है, लेकिन अगर हम उसका सदिश निरूपण करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर 1, 2 इस तरफ और वेक्टर 2, 1 हो गया यहां से यहां तक की दूरी। तो ये आपका हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 और 1, 2। ये हो गया आपका पहले आवेश पर दूसरे द्वारा लगने वाला बल। बिल्कुल ऐसा ही अब हम लोग करेंगे कि Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल वेक्टर F 2, 1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एकांक वेक्टर लिखेंगे 2, 1 यहां भी 2, हम लोग जानते हैं जैसे R21 है 2, 1 इसको लिख सकते हैं वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R। ये दोनों वैल्यू यहां रखेंगे तो हो जाएगा F 2, 1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर 2, 1। बट हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R 1, 2। तो यहां पे हम माइनस लगा देंगे। क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर R 1, 2 इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर R 2, 1। यहां से यहां तक की जो सदिश दूरियां हैं वो 2, 1 है और यहां से यहां तक की 1, 2। तो दोनों को हम बराबर दिखाएंगे परिमाण में, अर्थात दोनों का परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है, तो यहां ऋण चिन्ह इनकी दिशाओं को प्रदर्शित कर रहा है। तो समीकरण 1
और समीकरण 2। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे तो मिलेगा वेक्टर F1,2 इक्वल टू माइनस वेक्टर F2,1। तो पहले आवेश पर दूसरे द्वारा या दूसरे आवेश पर पहले द्वारा लगने वाला बल एक दूसरे के बराबर है और विपरीत दिशा में है। स्पष्ट है कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। धन्यवाद।